नमस्कार। मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आज एसीसी की व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण पर आपसे विचार विमर्श करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी भाषा शिक्षण से पहले हिंदी के बारे में विस्तार से समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा और सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। चीनी भाषा के बाद ये विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। हिंदी और इसकी बोलियां उत्तर एवं मध्य भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, पाकिस्तान और नेपाल आदि देशों में भी जनता के द्वारा हिंदी बोली जाती है। वर्तमान में हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के साथ साथ जनभाषा के स्तर की परिधि को लांघकर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। भाषा विकास के क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों और भविष्यवाणी करने वालों के द्वारा हिंदी प्रेमियों के लिए बड़ी संतोषजनक सूचना है, क्योंकि आने वाले समय में विश्व स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो चंद भाषाएं होंगी उनमें हिंदी भी प्रमुख होगी, ऐसा कहा जा सकता है। जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में जब भाषा की बात भारत में करते हैं, यानी भारत में हिंदी भाषा, तो हम बात करेंगे प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा की। प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा, माँ के मुख से या माँ के द्वारा जो बोली जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। बालक जब उत्पन्न होता है तो माँ के मुख से जो प्रथम बार वो भाषा, जिस भाषा को वो सुनता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। यदा कदा इसे क्षेत्रीय भाषा का नाम भी दे दिया जाता है। द्वितीय भाषा राजभाषा, किसी भी राज्य की जो भाषा होती है, जो प्रशासनिक कार्यों के लिए और राज्य के कार्यों के लिए जिसे निर्धारित कर दिया जाता है, विधान के द्वारा जिसे स्वीकृति दी जाती है, वो राजभाषा होती है। और तृतीय भाषा राष्ट्रभाषा, किसी भी राष्ट्र की जो भाषा होती है, चाहे विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हो, लेकिन किसी भी राष्ट्र की एक भाषा होती है, जैसे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। प्रथम भाषा मातृभाषा की जब हम बात कर रहे थे तो मातृभाषा से अभिप्राय उस भाषा से भी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त कर बालक बचपन में अपने परिवार के बीच रहकर बोलना सीखता है। बालक का बचपन जहाँ बीतता है उस वातावरण में ही जननी भाव है। जननी भाव अर्थात जन्म देने वाली माता, यानी भाषा भी एक तरह से जो माँ के मुख से सुनता है वो जननी भाव है। जिस परिवेश में वह गढ़ा जा रहा है, यानी उसका पालन पोषण हो रहा है, लालन पालन हो रहा है, वो बढ़ रहा है, सीख रहा है, बोल रहा है, अर्थात जिस परिवेश में वह गढ़ा जा रहा है, जिस भाषा के माध्यम से वह अन्य भाषाएं सीख रहा है और जहाँ विकसित पल्लवित हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहीं तो जन्म लेने के बाद मानव को जो प्रथम भाषा सिखाई जाती है और सीखी जाती है, उसके द्वारा उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि मातृभाषा अर्थात माँ के मुख से, क्योंकि माँ जननी है और सबसे पहले बालक माँ के संपर्क में आता है और माँ उसे ममत्व के साथ में जिस तरह से उसके साथ में संप्रेषण करती है, विचारों का आदान प्रदान करती है, विचारों की अभिव्यक्ति करती है, भावनाओं की प्रस्तुति करती है, वो उसे मातृभाषा कहते हैं। द्वितीय भाषा यानी राजभाषा और राज्य भाषा, ये किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है। राजकीय प्रयोजन अर्थात जो राजकीय कार्य होते हैं उनमें राज्य भाषा या राजभाषा को प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरणतः भारत की राजधानी दिल्ली है और यहाँ किसी भी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है
उसे राजभाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं को स्थान प्राप्त है और राज्यों की विधान सभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा अथवा चाहे तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राज्य भाषा घोषित कर सकते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा के महत्व प्राप्त होता रहता है। तृतीय भाषा राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा देश की संस्कृति का अभिन्न अंग होती है, जिसे संपूर्ण राष्ट्र के भाषा कार्यों जैसे लिखना, पढ़ना और वार्तालाप के लिए प्रमुखता से प्रयोग में लाया जाता है। वह भाषा जो राष्ट्र के सरकारी कार्यों के लिए स्वीकृत भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा होती है। भारत की सभी भाषाएं राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषाएं हैं। अतः राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसे राष्ट्र के समग्र नागरिक एवं अन्य भाषाभाषी होते हुए भी जानते, समझते हों और उसका व्यवहार करते हैं। राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा राष्ट्रभाषा है। यानी नागरिक किसी भी प्रदेश का हो, उसकी मातृभाषा कोई भी हो, उसकी राजभाषा कोई भी हो, लेकिन वह अपने राष्ट्र की राष्ट्रीय जो भाषा है उसको बोलता है, समझता है और उसमें व्यवहार करता है, तो राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हमने जब भाषाओं की बात करी तो मैंने आपके साथ में चर्चा करी है मातृभाषा की, राजभाषा की और राष्ट्रभाषा की। ये कुल मिला के 3 भाषाओं के बारे में हमने बात करी है। चर्चा को मैं आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे हिंदी की उपभाषाएं और उनके प्रयोग के क्षेत्र। यानी हिंदी अपने आप में भाषा तो है ही, लेकिन हिंदी के साथ उपभाषाएं भी है और उनके प्रयोग के क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं। उपभाषाएं यानी जिन्हें हम पूरक भी कह सकते हैं, उपभाषाएं भी कह सकते हैं, जो साथ साथ चलती है। क्योंकि भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें हिंदी को तकरीबन 10 के करीब राज्य है जहां राज्य भाषा हिंदी है, लेकिन फिर भी वहां के जो लोग हैं उनके द्वारा वो हिंदी नहीं बोली जाती है जिसे मानक हिंदी का दर्जा दिया गया है। हिंदी भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, लेकिन विभिन्न भागों और प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी वह हिंदी नहीं है जिसे संविधान में मानक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। जिन 10 राज्यों की राज्य भाषा हिंदी है, वहाँ के अधिकतर लोग भी हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां बोलते हैं और वहाँ पे वे उपभाषाएं और बोलियां ही प्रचलित है। इनका प्रयोग क्षेत्र अवश्य सीमित है। उपभाषाओं में वाक्य विन्यास और एक रूपता का अभाव रहता है। खड़ी बोली के अतिरिक्त हिंदी की जो उपभाषाएं विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों में प्रचलित है, उनके नाम निम्नांकित या इस प्रकार से है। मारवाड़ी, राजस्थान में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। उसके बाद में बुंदेली है, बघेली है, कन्नौजी है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, गोरखपुरी भाषा है, बांगरू भाषा है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, जैसलमेरी, हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें उपभाषाएं बोली जाती हैं, और जो अभी अभी मैंने आपके साथ में जो चर्चा करी, जिन्हें मैं पूरे दोहराना चाहूँगी एक बार, वो सब उपभाषाएं हैं, जैसे मारवाड़ी, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, अवधी, गोरखपुर या उत्तर प्रदेश में गोरखपुरी, बांगरू हरियाणा में बोली जाती है, जिसे हम हरियाणवी भाषा भी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, मेवाड़ी और मेवाती राजस्थान में बोली जाती हैं। हाड़ौती और जैसलमेरी हिमाचल में हिमाचली, और हमारा उत्तराखंड है वहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी
और बिहार में भोजपुरी, मगही और मैथिली उपभाषाओं का प्रयोग होता है। हमने उपभाषाओं की बात करी और अब हम उनके क्षेत्र के प्रयोग के क्षेत्र है उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। भाषा के क्षेत्र और उपभाषा का नाम। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहाँ खड़ी बोली जाती है। कहने को हम कहते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, जन समुदाय है, वो हिंदी में बोलता है, लेकिन जैसा कि अभी हमने चर्चा में विचार विमर्श किया, लेकिन यह वह हिंदी नहीं है जिसे मानक हिंदी का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी और हिंदी के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ खड़ी बोली जाती है। हरियाणा में बांगरू उपबोली बोली जाती है, उपभाषा बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वहाँ अवधी और गोरखपुरी उपभाषा का प्रयोग होता है। राजस्थान में मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और जैसलमेरी उपभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में हिमाचली, उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ी और बघेली, बिहार में मगही, मैथिली और भोजपुरी, और इसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की, जहां कोशू, डोगरी और कश्मीरी के साथ साथ उर्दू बोली जाती है। तो ये हमारे कुछ उपभाषाएं थी और उन उपभाषाओं के प्रयोग के क्षेत्र थे जिन पर हमने चर्चा करी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हिंदी भाषा को, और उसमें अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकार्य, यानी भाषा के प्रकार्य क्या है। भाषा के प्रकार्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे संकेत परक प्रकार्य। संकेत शब्द से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संकेत के द्वारा, किसी भी संकेत के द्वारा, मान लीजिए कि हमने संकेत किया है, ये हमारी सांकेतिक भाषा है, यानी मैं नमस्कार कर रही हूँ आपको, मैंने हाथ हिला दिया यानी मैं आपसे विदा ले रही हूँ, या आप जा रहे हैं तो आपको जाने की अनुमति दे रही हूँ। मैंने इस तरह से संकेत किया यानी मैं आपको चुप रहने के लिए कह रही हूँ। मैंने आपको ये संकेत दिया यानी मैं कोई भी कार्य आपको आरंभ करने की अनुमति दे रही हूँ। तो ये संकेत परक प्रकार्य भी भाषा के हैं, जिनमें भाषा का ये प्रकार्य संदर्भ से संबंधित होने के कारण विषयागत है। इस प्रकार्य के आधार पर प्राप्त सूचना को वक्ता अपने अनुभव के आधार पर प्रमाणित कर सकता है। साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से महाकाव्य और उपन्यास को इस प्रकार्य का उदाहरण माना जाता है। तो संकेत परक प्रकार्य भी भाषा का एक प्रकार्य है। काव्य परक प्रकार्य। काव्य, जब हम काव्य की बात करते हैं तो काव्य में कविता हमारी आ जाती है, और हमारे जो छंद हैं, श्लोक हैं, दोहे हैं, सारे हमारे, यानी जिन्हें लय के साथ, ताल के साथ, स्वर के साथ गाया जाता है, वो काव्य हमारा है। और भाषा के प्रकार्यों की जब हम बात कर रहे हैं तो काव्य परक प्रकार्य भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इस कलात्मक प्रकार्य का सीधा संबंध कथन की शैली पक्ष अथवा कथन शैली से होता है, यानी कहने का। सबका अपना अपना, जब आप देखते हैं कि विभिन्न जो हमारे कविगण हैं या हमारे विद्वज्जन हैं या हमारे भाषा विज्ञ हैं, वो उनकी शैली अलग होती है सबकी, और उनकी कथन शैली भी अलग होती है। तो ये कलात्मक प्रकार्य यानी काव्य का कलात्मक प्रकार्य से सीधा संबंध है। विषय वस्तु को काव्य वस्तु बनाने में कई शैलीगत उपकरणों का आश्रय लिया जाता है। जैसे, अब शैलीगत उपकरण क्या होते हैं आप ये सोच रहे होंगे। शैलीगत उपकरणों का आश्रय लिया जाता है जिसमें शैलीगत उपकरणों में मुख्य रूप से हमारी व्याकरण आ जाती है, जैसे छंद, अलंकार, लय, बिंब तथा अन्य लाक्षणिक प्रयोग इसके उदाहरण हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की शैलीगत विशेषताओं को भाषा के काव्य परक प्रकार्य के अंतर्गत माना जाता है। तो हमारा पहला जो प्रकार्य था वो था संकेत परक प्रकार्य, और उसके बाद में हमने चर्चा करी काव्य परक प्रकार्य की। काव्य परक प्रकार्य के बाद में आता है तर्क परक प्रकार्य। तर्क यानी किसी भी चीज के लिए लॉजिक देना, कोई भी एक आप पक्ष रखना,
ठोस एक आप बात करना, तर्क देना, उसके पक्ष में और विपक्ष में कोई भी हो सकता है। इसका संबंध कोड से है। शब्दों को परिभाषित और कथन शैली को तार्किक एवं वैज्ञानिक बनाने वाले उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं। साधारण भाषा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जो मैंने कहा क्या आप समझ गए, अथवा मेरे कहने का अभिप्राय ये है। तर्क यानी कोई भी कोड है, ये संकेत है, एक तरह का तर्क है ये कि मैंने जो कहा वो क्या आप समझ गए, अथवा मेरे कहने का अभिप्राय ये है। तर्क के साथ में वो अपनी बात कही जाती है भाषा में। उसके बाद में आता है संपर्क परक प्रकार्य। वक्ता और श्रोता, वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता अर्थात सुनने वाला। वक्ता और श्रोता के मध्य भौतिक और मानसिक स्तर पर बनने वाले संबंध से ये प्रकार्य जुड़ा है। बातचीत के प्रारंभ में वक्ता का अभिवादन अथवा टेलीफोन पर हेलो से आरंभ करना तथा बातचीत अथवा कहानी सुनाते समय वक्ता का ये कहना कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, और श्रोता का हाँ ठीक हूँ, हाँ सुन रहा हूँ, हाँ कहिए, अच्छा है आदि कहना संपर्क परक प्रकार्य के उदाहरण है। संपर्क परक प्रकार्य में एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित होता है और इसमें सबसे ये जो है संपर्क परक प्रकार्य जो है वो मौन वाचन में नहीं हो सकता। इसके लिए वक्ता और श्रोता दोनों का होना बहुत ही अनिवार्य है। और इसके बाद में अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं बालक के विकास में भाषा के महत्व की। बालक के विकास में भाषा के महत्व की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक विकास की। मानसिक विकास के बाद में हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास की, और संवेगात्मक विकास के बाद में नैतिक विकास, शैक्षणिक महत्व, दार्शनिक चिंतन, नवीन आविष्कार, सृजनात्मकता और शिक्षित समाज। इस तरह की जो ये सारी की सारी हमारी जो है बालक के विकास में ये सारे बिंदु जो हैं वो बहुत ही महत्व रखते हैं और इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। मानसिक विकास पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। बचपन के प्रारंभिक दिनों में विचार विनिमय का आधार मातृभाषा ही है। बालक के समस्त विकास का माध्यम भाषा ही होती है। भाषा के भाव में बालक मानसिक विकास संभव नहीं है, यानी यदि भाषा का अभाव रहा तो बालक का मानसिक विकास नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति के विकास में भाषा का महत्व सर्वोपरि होता है। उसके बाद में आता है संवेगात्मक विकास। भाषा बालक के संवेगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। संवेग शब्द जब हमने यहाँ पे प्रयुक्त किया है, संवेग शब्द की जब चर्चा आई है तो विभिन्न जो संवेग हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी आपको, जैसे हर्ष, भय, क्रोध, घृणा, चिंता आदि भावों की अभिव्यक्ति कुछ संकेतों में संभव है, परंतु सभी भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति संकेतों के द्वारा संभव नहीं होती है। संवेगात्मक विकास में सारे संवेग हैं और उनके अभिव्यक्ति, कुछ संवेग ऐसे हैं जहां संकेत से कार्य हो जाता है, लेकिन बहुत सारे संवेग ऐसे भी हैं जहां संकेत से अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए हर्ष है। अब हर्ष में आपने एक बार मुस्कुरा दिए, खिलखिला दिए, नाचने लगे हैं तो है। भय में आप शांत हो गए हैं, आपके चेहरे पर भाव आ गए हैं भय वाले। क्रोध में भी आपका चेहरा लाल पीला हो गया है। लेकिन जैसे घृणा है, जैसे बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो उनमें कुछ में अभिव्यक्ति बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए भाषा का सहारा लेना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त भाषा बालक के संवेगात्मक विकास का आधार ही नहीं अपितु संवेगों में उदारीकरण का माध्यम भी है। संवेगात्मक विकास के बाद में बात करेंगे हम नैतिक विकास की। भाषा के माध्यम से बालक अपने संदर्भ में आने वाले और संपर्क में आने वाले छोटे बड़ों के प्रति स्नेह एवं आदर सम्मान के भाव प्रकट करता है।
उचित और सर्वमान्य अपेक्षित व्यवहार की तथा आचरण की शिक्षा घर से ही आरंभ होती है। नैतिक विकास यानी भाषा के द्वारा, जैसे जो भी लोग बालक के संपर्क में आते हैं उनके छोटे बड़ों के साथ स्नेह और आदर सम्मान के लिए वो प्रकट करता है। नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करना, किसी को अभिवादन करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा में कुछ कहना, ये जो सर्वमान्य अपेक्षित व्यवहार है, ये नैतिक विकास भाषा के द्वारा होता है। और इससे आचरण की शिक्षा जो है वो घर पर ही प्रारंभ होती है। कहा भी गया है कि बालक की जो प्रथम गुरु है वो माता होती है और वो घर से ही सीख करके आता है। उसके बाद में आता है शैक्षणिक महत्व। साहित्य, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कृति और सभ्यता आदि सभी क्षेत्रों में प्रारंभ से लेकर शीर्ष तक या प्रारंभ से लेकर के अंत तक, अर्थात शिक्षा के सभी स्तरों पर भाषा का महत्व है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुस्तकीय शिक्षा हो अथवा व्यवहारिक शिक्षा, उसे भाषा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये भाषा का जो हम बात कर रहे थे कि बालक के विकास में भाषा का महत्व है, और बालक के विकास में भाषा का जब महत्व है तो सबसे पहले मानसिक विकास बालक का होता है। मानसिक विकास के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में करते हैं संवेगात्मक विकास। संवेग, हर्ष, क्रोध, भय, घृणा, चिंता, ये सारे आ जाते हैं। और इसके बाद में नैतिक विकास, यानी उसके नैतिक विकास, बालक का नैतिक विकास किया जाता है। और नैतिक विकास के बाद में आता है शैक्षणिक महत्व, यानी भाषा का बालक के जीवन में शैक्षणिक महत्व क्या है। और यहाँ पर चाहे हमारा साहित्य है, संस्कृति है, विज्ञान है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, सभ्यता है, आदि सभी क्षेत्रों में शुरू से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक, या प्रथम सीढ़ी से लेकर अंतिम सीढ़ी तक शिक्षा के सभी स्तरों पर भाषा का महत्व है। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पुस्तक से लिया जाए या व्यवहार से लिया जाए, भाषा के द्वारा ही लिया जाता है। तो आज की इस चर्चा में हम बात कर रहे थे कि बालक के विकास में भाषा का क्या महत्व है। और बालक के विकास में जब भाषा के महत्व की बात करते हैं तो हमने मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और शैक्षणिक महत्व की बात करी। आगे के व्याख्यान में हम दार्शनिक चिंतन, नवीन आविष्कार, सृजनात्मकता आदि और शिक्षित समाज, इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।